हेलो बच्चों, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर जकी जमाल और चैप्टर चल रहा है हमारा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। और आज की इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। इससे पहले आप डीएनए के बारे में काफ़ी डिटेल में सुन चुके हैं कि उसमें न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स नाइट्रोजनस बेस, पेंटोस शुगर और फॉस्फेट से बने होते हैं और ये न्यूक्लियोटाइड्स आपस में जुड़ते हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से। दो स्ट्रैंड्स होती हैं डीएनए की। वाटसन क्रिक के मॉडल के बारे में बात हुई थी 1953 में, जो उन्होंने दिया था रोजालिंड मॉरिस विल्किन और रोजालिंड फ्रैंकलिन और चारगाफ रूल के कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करते हुए बहुत ही सिंप्लीफाइड सा मॉडल दिया था इन लोगों ने, जिसके ज़रिए हर एक आम आदमी की भी समझ में आ सके डीएनए का स्ट्रक्चर देखने में कैसे होता है। अब इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कैसे डीएनए पैक होता है एक छोटे से न्यूक्लियस में। आपको सुनकर हैरानी होगी कि जैसे कि हमारा डिप्लॉयड डीएनए कंटेंट 6.6 × 10⁹ बेस पेयर और दो एडजेसेंट न्यूक्लियोटाइड के बीच का डिस्टेंस 0.34 नैनोमीटर है। तो अगर हम ऐसा करेंगे, जो डिप्लॉयड डीएनए कंटेंट है उसको हम जो दो न्यूक्लियोटाइड के बीच का डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें पता चल जाएगा हमारे डीएनए की लेंथ कितनी है। तो लेंथ ऑफ डीएनए पर कई सारे न्यूमेरिकल्स कॉम्पिटिशन में आते भी रहते हैं। एक बहुत बेसिक सा फार्मूला है जिसे आप याद कर सकते हैं कि अगर आपको लेंथ पता करनी है तो जो डिप्लॉयड डीएनए कंटेंट है हम लोगों का, डिप्लॉयड डीएनए कंटेंट को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे? डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट बेस पेयर्स। डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट बेस पेयर, तो आपको मिल जाएगी लेंथ ऑफ डीएनए। लेंथ ऑफ डीएनए हेलिक्स। जैसे फॉर एग्जांपल हम ये बात जानते हैं कि हमारा जो डिप्लॉयड डीएनए कंटेंट है वो है 6.6 × 10⁹ बेस पेयर। सही है। और डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट बेस पेयर टू एडजेसेंट न्यूक्लियोटाइड होता है 0.34 नैनोमीटर, यानी 10⁻⁹ मीटर। 10⁻⁹ मीटर। -9 मीटर। तो अगर हम 6.6 10⁻⁹ बेस पेयर को 0.34 10⁻⁹ मीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तकरीबन आएगा 2.2 मीटर। 2.2 मीटर, क्योंकि मैं बायो का स्टूडेंट हूँ, मैं घर से ही आंसर याद करके आया हूँ। मैथ्स वाला तो यहाँ पर ही मल्टीप्लाई करके दिखा 2.2 मीटर। तो यहाँ पर आपको याद कर लेना चाहिए कि ह्यूमन डिप्लॉयड डीएनए कंटेंट की लेंथ है 2.2 मीटर। ये सवाल कॉम्पिटिशन में कई बार आ भी चुका है। अब दूसरी बात जो आपको समझनी है यहाँ पर वो ये कि अगर हम एक टिपिकल यूकैरियोटिक सेल देखते हैं तो उसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसकी जो डायमीटर है वो 10⁻⁻6 मीटर है। 10⁻⁻6 मीटर। तो 10⁻⁻6 मीटर साइज के न्यूक्लियस में 2.25 मीटर लंबा डीएनए मतलब कैसे आ सकता है? 2.25 मीटर अच्छा खासा लंबा हो गया, मतलब पूरा पजामा बन जाएगा आपका, इतना बड़ा डीएनए। तो इतना बड़ा डीएनए इतने छोटे से न्यूक्लियस में आ जाता है ड्यू टू सुपर कॉइलिंग। सुपर कॉइल्ड डीएनए होता है, सुपर कॉइलिंग ऑफ न्यूक्लियोसोम की वजह से। तो आपसे कॉम्पिटिशन सवाल पूछा गया है कि इतना बड़ा डीएनए इतने छोटे से न्यूक्लियस में कैसे आ जाता है, तो आप बोलेंगे भाई सुपर कॉइलिंग ऑफ न्यूक्लियोसोम। कॉम्पिटिशन सवाल ऐसे ही पूछा गया कि सुपर कॉइल्ड डीएनए किस में पाया जाता है, तो आप बोलेंगे दोनों में, बोथ प्रोकैरियोट एज वेल एज इन यूकैरियोट। क्या ये वाली बात याद रहेगी? अब पैकेजिंग जो प्रोकैरियोट्स में होती है किस तरीके, जैसे आपको याद होगी ये बात कि 9th क्लास से आपको बात बताई जा रही है कि ऑल द मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो होगी नहीं। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है तो जेनेटिक मटेरियल को तो आज़ादी वो पूरे सेल के अंदर फैल कर, लेकिन नहीं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है तब भी प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर भी देखा जाता है कि एक लिमिटेड रीजन के अंदर ही, कंसाइज रीजन के अंदर उनका जेनेटिक मटेरियल पड़ा रहता है। उस रीजन को बोला जाता है न्यूक्लियोइड, एन अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन कंटेनिंग ओनली न्यूक्लिक एसिड। अब सवाल यह है कि प्रोकैरियोट्स के अंदर ऐसी क्या वजह है कि न्यूक्लियस ना होते हुए भी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ना होते हुए भी जेनेटिक मटेरियल छोटी जगह में अटका हुआ है? उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि जो प्रोकैरियोट्स हैं उनके अंदर भी ये जो डीएनए है वो पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन के साथ जुड़ा रहता है। मतलब कि ऊपर वाले निज़ाम कुछ ऐसा बनाया है कि डीएनए के ऊपर होता है नेगेटिवली चार्ज। अब डीएनए में नेगेटिव चार्ज क्यों होता है? तो आपको याद होगा डीएनए में फॉस्फेट होता है ना, PO4 3-, तो उस 3- की वजह से फॉस्फेट डीएनए हो जाता है नेगेटिवली चार्ज। ये पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन के साथ जुड़ा रहता है, माइनस की जो बड़ी अट्रैक्शन बनता है। तो डीएनए को ऊपर वाले ने पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन के साथ रखा है और उस माइनस की वजह से इनके बीच में काफ़ी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होता है और जिसकी वजह से थोड़ी सी जगह में ही ये पाया जाता है। ठीक है ना।
जैसे कि आपको टीचर ने दिखाया भी होगा, प्रोकैरियोटिक सेल जब पढ़ाया जाता है तो वहाँ पर आपको ये बात बताई जाती है कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जैसे कि उनकी सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल वॉल है, और बीच में उनका सिंगल सर्कुलर डीएनए मौजूद होता है, कुछ इस तरीके से दिखाया जाता है, सिंगल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। तो यहाँ पे मुझे बतानी बात ये थी कि इसका मतलब ये है कि इवन प्रोकैरियोट्स के अंदर भी आपको डीएनए एक ख़ास जगह में नज़र आएगा इन द फॉर्म ऑफ लार्ज लूप, इन द फॉर्म ऑफ लार्ज लूप, और जिस जगह पर डीएनए नज़र आता है उस जगह को बोला जाता है न्यूक्लियोइड। लार्ज लूप की शक्ल में नज़र आएगा और उस जगह को क्या बोला जाता है, जिस जगह इनका जेनेटिक मटेरियल पड़ा रहता है, न्यूक्लियोइड। क्या बोला जाता है, न्यूक्लियोइड। यूकैरियोट्स में मामला कुछ ऐसा ही, यहाँ पर तो खैर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, और लेकिन डीएनए यहाँ पर भी कॉइल्ड होता है। यहाँ पर डीएनए सुपर कॉइल्ड की शक्ल में जो होता है वो होता है इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियोसोम, यानी सुपर कॉइल्ड न्यूक्लियोसोम पाए जाते हैं। इसका क्या मतलब हुआ, नेगेटिवली चार्ज डीएनए हमारा भी फॉस्फेट की वजह से, इसके साथ जो पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन जुड़े होते हैं उनका नाम है हिस्टोन प्रोटीन्स। प्रोकैरियोट्स में भी पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन होते हैं लेकिन वो हिस्टोन प्रोटीन नहीं होते। वो कौन से प्रोटीन होते हैं ये नीट एग्जाम में नहीं आता है, तो आपको याद करना है कि इन प्रोकैरियोट्स बैक्टीरिया DNA is associated with positively charged protein, not histone proteins. But in case of eukaryotes, DNA is associated with positively charged basic proteins called histone proteins. पॉजिटिव चार्ज से मतलब क्या है, यहाँ पर असल में प्रोटीन्स के पास अमाइनो एसिड होते हैं, प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड में साइड चेन होती हैं, तो अगर साइड चेन में पॉजिटिव चार्ज होगा तो उस प्रोटीन पर भी चार्ज होगा। तो ये जो हिस्टोन प्रोटीन्स हैं असल में इनमें बेसिक अमाइनो एसिड होते हैं, लाइसिन आर्जिनिन, आपने नाम सुने होंगे 11th क्लास में बायोमोलिक्यूल में, लाइसिन आर्जिनिन आर बेसिक अमाइनो एसिड। तो हिस्टोन प्रोटीन्स आर लाइसिन एंड आर्जिनिन रिच पॉजिटिवली चार्ज बेसिक प्रोटीन्स, यानी लाइसिन आर्जिनिन अमाइनो एसिड से बने होते हैं और लाइसिन आर्जिनिन अमाइनो एसिड की साइड चेन में पॉजिटिव चार्ज होता है, ऐसे प्रोटीन कहलाते हैं हिस्टोन प्रोटीन। तो यूकैरियोट्स के अंदर डीएनए इज एसोसिएटेड विद पॉजिटिवली चार्ज बेसिक प्रोटीन्स, पॉजिटिवली चार्ज बेसिक प्रोटीन्स कॉल्ड हिस्टोन प्रोटीन्स। ये हिस्टोन प्रोटीन्स टोटल 5 टाइप के होते हैं, H1, H2A, H2B, H3 और H4। H2A, H2B, H3 और H4, H2A, H2B, H3 और H4, इन चारों से मिलके बनता है ये बीच वाला गोला, इसे बोला जाता है हिस्टोन ऑक्टामर। क्या बोला जाता है इसे, हिस्टोन ऑक्टामर। और इसके अलावा एक अलग से हिस्टोन प्रोटीन होता है, ये कहलाता है H1। तो H1 हिस्टोन और H2A, H2B, H3, H4 ये चारों मिलके बनाते हैं हिस्टोन ऑक्टामर। ऑक्टामर ने तो 8 होता है, ये तो 4 ही नाम लेंगे। असल में ये सारे के सारे प्रोटीन पेयर्ड होते हैं, पेयर्ड कंडीशन में होते हैं, यानी ये सब 2-2 हैं। तो 4 का डबल कर देंगे तो 8, तो 8 ही होगा और 1 9, तो टोटल 9 हिस्टोन प्रोटीन्स हो गए। और ये जो स्ट्रक्चर बना ये पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन है, हिस्टोन प्रोटीन, इन पर डीएनए लिपटा हुआ है। तो डीएनए क्योंकि नेगेटिवली चार्ज होता है फॉस्फेट की वजह से, पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन के साथ जुड़ा रहता है और इनसे मिलके जो यूनिट बनी है कहलाती है न्यूक्लियोसोम। असल में जैसे कि आपको ये बात मालूम है कि हमारे हर सेल में 46 क्रोमोसोम होते हैं, तो जो क्रोमोसोम है वो असल में इसी से बने हुए हैं। तो द बेसिक यूनिट ऑफ क्रोमोसोम इज न्यूक्लियोसोम। ये सवाल भी कॉम्पिटिशन में आ चुका है। सवाल ये भी पूछा गया है कॉम्पिटिशन में कि न्यूक्लियोसोम के अंदर जो इसका कोर होता है इसके अंदर कितने टाइप्स के प्रोटीन होते हैं। आप बोलेंगे 4 टाइप्स के प्रोटीन होते हैं, H2A, H2B, H3, H4। कोर ऑफ न्यूक्लियोसोम में टोटल कितने प्रोटीन होते हैं, आप बोलेंगे 8। आपसे पूछा जाता है एक न्यूक्लियोसोम में कितने प्रोटीन होते हैं, आप बोलेंगे 9। एक न्यूक्लियोसोम में कितने टाइप के प्रोटीन होते हैं, आप बोलेंगे 5। एक ये है H1, 1 2 3 4 और एक 5, 5 टाइप के प्रोटीन है, टोटल 9 प्रोटीन है। और अगर कोर पर सवाल आता है हिस्टोन ऑक्टामर तो इसके पास टोटल 4 टाइप्स के 8 प्रोटीन है ना, 4 टाइप्स है इसकी, 1 2 3 4, टोटल प्रोटीन कितने होते हैं इसके अंदर 8। अब ये जो स्ट्रक्चर है ये डीएनए यहाँ पर जो यहाँ से यहाँ तक लिपटा हुआ है इसमें तकरीबन 200 बेस पेयर होते हैं। कितने बेस पेयर होते हैं, 200 बेस पेयर होते हैं। तो ये सवाल भी पूछा जाता है एक न्यूक्लियोसोम पर कितना डीएनए मौजूद होता है, इतना डीएनए कि उसमें 200 बेस पेयर मौजूद होते हैं। अब ये न्यूक्लियोसोम आपस में जोड़ते हैं और एक और दूसरा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे बोला जाता है क्रोमैटिन फाइबर। असल में न्यूक्लियोसोम जब जोड़ते हैं तो इनसे वो ऐसा स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनता है जो आप फिजिक्स में भी देखते हैं। यहाँ पर ये न्यूक्लियोसोम क्योंकि कोर ही मोटा सा है वो नज़र आता है, ये H1 अलग से नज़र नहीं आता है। 1 2 3 4 5 6, ये 6 न्यूक्लियोसोम का एक टर्न बनता है और इस तरीके के टर्न वाला जो स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनता है इसे बोला था सोलेनॉइड। लेकिन एनसीईआरटी में ये नाम बताया नहीं गया है, उन्होंने सीधे बताया डीएनए पॉजिटिवली चार्ज बेसिक प्रोटीन कॉल्ड हिस्टोन प्रोटीन के साथ जुड़ता बनता न्यूक्लियोसोम, और फिर न्यूक्लियोसोम थोड़ा सा और कॉम्पैक्ट हो जाता है, बन जाता है क्रोमैटिन फाइबर।
क्रोमेटिन फाइबर, और फिर ये क्रोमेटिन फाइबर और ज़्यादा कॉम्पैक्ट होकर बना लेते हैं क्रोमोसोम, जबकि असल में डीएनए से बनता है न्यूक्लियोसोम, न्यूक्लियोसोम से बनता है सोलेनॉइड, सोलेनॉइड से क्रोमेटिन फाइबर, क्रोमेटिन फाइबर से क्रोमेटिड, और क्रोमेटिड से क्रोमोसोम। स्टार्टिंग में जैसे न्यूक्लियोसोम बनाया तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज डीएनए के साथ पॉजिटिव चार्ज हिस्टोन प्रोटीन्स हैं। क्रोमेटिन फाइबर के बाद जब क्रोमेटिड बनेंगे, ऑफकोर्स दो क्रोमेटिड से मिलकर क्रोमोसोम बनेगा। तो इस क्रोमेटिड लेवल पर यहाँ पर कुछ और दूसरे प्रोटीन भी जुड़ते हैं जिनको बोला जाता है नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन, एनएचसी प्रोटीन। तो यानी कि ये होंगे पॉजिटिव चार्ज प्रोटीन लेकिन वो हिस्टोन नहीं होते, तो इनको बोला जाता है एनएचसी प्रोटीन, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। इसलिए बात आप बचपन सुनते आ रहे हैं, 9th 10th में भी आपको बताई, क्योंकि 11th क्लास में क्रोमोसोम के पास होता है डीएनए, पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन प्रोटीन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन जो कि क्रोमेटिड लेवल पर आते हैं। याद देगी वाली बात। अच्छा, इसमें एक छोटी सी बात आप और याद कर सकते हैं, जैसे कि इस क्रोमोसोम के अंदर यहाँ पर जो दो क्रोमेटिड आपस जुड़े होते हैं, बोला था सेंट्रोमियर। कुछ क्रोमोसोम के अंदर थोड़ा सा जेनेटिक मैटर अलग से भी नजर आता है, ऐसा प्रोजेक्ट हुआ ये कहलाता है सैटेलाइट डीएनए। तो जहाँ पर ये इस तरीके का कॉन्स्ट्रिक्शन होता है ये कहलाता है सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन, सेंट्रोमियर वाला पोर्शन कहलाता है प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन और सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन वाले रीजन पर जो डीएनए होता है वो बहुत टाइटली पैक्ड होता है, बहुत टाइटली पैक्ड होता है, जिसकी वजह से जब डीएनए से आरएनए बनना होता है तो वो खुल नहीं पाता है, खुल नहीं पाता है। इसलिए बोला जाता है कि ये प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन और सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन वाला जो पोर्शन है ये ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव है, ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव है, और इसे बोला जाता है हेट्रोक्रोमैटिन। क्या बोला जाता है इसे? हेट्रोक्रोमैटिन, हेट्रोक्रोमैटिन, हेट्रोक्रोमैटिन। आपने ये बात भी सुनी है डीएनए से आरएनए बनता है, डीएनए से आरएनए जिस पोर्शन से बनता है वो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है। यहाँ पर डीएनए लूजली पैक्ड होता है, लूजली पैक्ड होता है, इसलिए अगर आप कोई भी स्टेन अप्लाई करेंगे तो वहाँ जल्दी से एब्जॉर्ब हो जाएगा एंड स्टेन ब्राइट या स्टेन लाइट, वो चमकता हुआ नजर आएगा। क्योंकि डीएनए से आंखों से दिखता नहीं है, आप आगे बायोटेक्नोलॉजी के अंदर पढ़ेंगे, उसे देखने के लिए उसके ऊपर एक स्पेशल स्टेन इस्तेमाल किया था, थीडियम ब्रोमाइड। अगर डीएनए है वहाँ पर आपने थीडियम ब्रोमाइड डाला और फिर यूवी रेज अप्लाई करें तो ब्राइट ऑरेंज कलर के बैंड नजर आते हैं। वो जो लफ्ज़ वहाँ बायोटेक में ब्राइट इस्तेमाल किया गया उसी को यहाँ पर एनसीईआरटी में लाइट इस्तेमाल किया गया है कि क्रोमोसोम पर दो रीजन होते हैं, एक कहलाता है यूक्रोमैटिन, यूक्रोमैटिन, यूक्रोमैटिन वो पोर्शन है कि जहाँ पर कि क्रोमैटिन फाइबर जो है वो लूजली पैक्ड है, लूजली पैक्ड है, इसलिए वो स्टेन पूरा पूरा एब्जॉर्ब होता है, चमकता है फिर यूवी रेज डालने पर। तो पता है यूक्रोमैटिन ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव, क्योंकि लूज है जल्दी से अलग हो जाते हैं तो डीएनए सारन बनने में आसानी होती है। यूक्रोमैटिन इज ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव और ये स्टेन डालने पर इट स्टेन्स लाइट। और जो ये प्राइमरी कॉन्स्टिट्यूशन, सेकेंडरी कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ पर डीएनए बहुत टाइटली पैक्ड होता है क्रोमैटिन फाइबर, तो ये डीएनए से आरएनए बनते समय ये खुलते नहीं है। इसका मतलब आप ये कह सकते हैं डीएनए से आरएनए जब नहीं बन पा रहा है तो हेट्रोक्रोमैटिन ट्रांसक्रिप्शन इनएक्टिव, यूक्रोमैटिन को आप कह सकते हैं इट इज ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव। एक बार देख लेते हैं एनसीईआरटी में क्या बताया गया। टेकिंग द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव बेस पेयर, दो एडजेसेंट बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस 0.34 नैनोमीटर। इफ द लेंथ ऑफ द डीएनए डबल हेलिक्स इन टिपिकल मैमेलियन सेल इज कैलकुलेटेड सिंपली बाय मल्टीप्लाइंग द टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर विद द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव बेस पेयर, यानी डिप्लॉयड डीएनए कंटेंट ले लिया 6.6 10⁹ बेस पेयर, उसको डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट बेस पेयर से मल्टीप्लाई किया, इट कम्स आउट टू बी अप्रॉक्सीमेटली 2.2 मीटर। बहुत बार कॉम्पिटिशन में सवाल पूछा गया है कि डिप्लॉयड डीएनए कंटेंट जो एक न्यूक्लियस के अंदर हमारे मौजूद होता है उसकी लेंथ कितनी है? 2.2 मीटर। 11th क्लास में न्यूक्लियस टॉपिक में इसको लिखा हुआ है अप्रॉक्सीमेटली 2 मीटर या अबाउट 2 मीटर, इस वजह से क्योंकि वहाँ पर उन्होंने इतनी एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं दिखाई है। अभी 1-2 साल पहले नीट एग्जाम में सवाल ये भी पूछा गया था कि सपोज अगर ऐसा होता है कि हमारा डिप्लॉयड डीएनए कंटेंट 3.3 × 10⁹ बेस पेयर होता है तो हमारे डीएनए की लेंथ कितनी होती? जब ये इसको आधा कर रहे हैं तो आप इसको भी आधा कर दीजिए, तो डीएनए की लेंथ ऑफ कोर्स 1.1 मीटर होती। A length that is far greater than the dimension of the typical nucleus, जो कि 10⁻⁻6 मीटर होगा। इन्होंने बच्चे की तवज्जो इस तरफ दिया है कि एक न्यूक्लियस जिसका साइज 10⁻⁻6 मीटर होता है, इसमें 2.25 मीटर लंबा डीएनए कैसे आ जाता है? हाउ इज सच अ लॉन्ग पॉलीमर पैक्ड इन अ सेल? तो आप बोलेंगे ऑफ कोर्स बाय सुपर कॉइलिंग, बहुत ज़्यादा घुमा के टाइट करके ऊपर वाले ने इसको न्यूक्लियस के अंदर रखा है। If the length of E. coli DNA is 1.36 mm, can you calculate the number of base pairs in E. coli? वो कह रहे हैं कि अगर लेंथ E. coli के DNA का 1.36 mm है तो क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हो उसके अंदर कितना बेस पेयर होंगे? इससे अभी पिछली क्लास के अंदर आपने देखा था कि एनसीईआरटी में डायरेक्ट बता रखा था कि E. coli के अंदर 4.6 × 10⁻6 बेस पेयर होते हैं। तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इसको बिना सॉल्व करे कहते हैं क्या ही ज़रूरत है, पीछे एनसीईआरटी में दे तो रखा है 4.6 × 10⁻6 बेस पेयर। इसका आंसर 4 × 10⁻6 बेस पेयर है, क्योंकि E. coli दुनिया में एक थोड़ी है,
इकोलाई में तो बहुत टाइप्स है। तो आप यहाँ देख लें इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। ये है डिप्लॉय डीएनए कंटेंट को, डिस्टेंस और लेंथ निकल आएगी। अब की बार आपको लेंथ दे रखी है 1.36 mm, क्वेश्चन में जो फॉर्मूला है उसके हिसाब से हमें लेंथ दे रखी है 1.36 mm, और हमें पता लगाना है कितना बेस पेयर है, यानी कि आपको ये पता लगाना है डिप्लॉयड डीएनए कंटेंट। डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट बेस पेयर 0.34, तो हम इसको 0.34 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 0.34 नैनोमीटर। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, आप जैसे पॉइंट से पॉइंट जाएगा 34 का पढ़ेंगे तो मैं ख्याल एग्जैक्टली 4 टाइम जा रहा है, ये 4 टाइम जा रहा है, 4 4 16, यानी कि आ जाएगा 4 इंटू ये मिलीमीटर है 10 की पावर -3 में जाएगा ये, यानी कि नैनोमीटर 10 की पावर -9 में, ये ऊपर 6 4 इंटू 10 की पावर 6 बेस पेयर हो जाएगा। तो जो आप वहाँ पर आंसर याद करते हैं वो होता है 4.6 इंटू 10 की पावर 6 बेस पेयर। यहाँ पर आंसर आ रहा है 4 इंटू 10 की पावर 6 बेस पेयर। इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ जो कैलकुलेशन बताई गई है वो डीएनए की लेंथ 1.36 mm नहीं होगी, वो 1.35 के तकरीबन होगा। 1.36 mm अगर डीएनए की लेंथ है तो फिर आंसर आएगा 4 इंटू 10 की पावर 6 बेस पेयर। यहाँ पर इस क्वेश्चन के पूछने का मतलब एनसीईआरटी का सिंपल सा ये था कि आप इस फॉर्मूले दिमाग में बैठाएं कि डिप्लॉयड डीएनए कंटेंट है, डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट बेस पेयर्स आप इसकी मल्टीप्लाई कर दें तो आपको लेंथ ऑफ डीएनए मिल जाएगी। ठीक है। इन प्रोकैरियोट्स, आगे अब ये थोड़ा सा बैक्टीरिया के बारे में बात करना चाह रहे हैं। इन प्रोकैरियोट्स सच एज इकोलाई दो दे डू नॉट हैव अ डिफाइंड न्यूक्लियस, जैसे कि आप जानते हैं ऑल द मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स। तो यही बोल रहे हैं कि जैसे कि आपको मालूम है प्रोकैरियोट्स के अंदर एक डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता। द डीएनए इज नॉट स्कैटर्ड थ्रू आउट द सेल, तब भी डीएनए पूरे सेल में फैला हुआ नहीं रहता है। डीएनए बीइंग नेगेटिवली चार्ज, क्योंकि डीएनए के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, इज हेल्ड विद सम प्रोटीन्स, वो कुछ प्रोटीन के साथ जुड़ा रहता है, दैट हैव पॉजिटिव चार्ज, माइनस प्लस के बीच में बॉन्डिंग बढ़िया बन जाती है। हालांकि ये हिस्टोन प्रोटीन नहीं है, ये है कौन से प्रोटीन ये आपको याद नहीं करना। इन रीजन टर्म्ड एज न्यूक्लियोइड, जिस जगह इनका जेनेटिक मटेरियल मौजूद होता है प्रोकैरियोटिक सेल को, उस जगह को न्यूक्लियोइड बोला जाता है। द डीएनए न्यूक्लियोइड इज ऑर्गेनाइज्ड इन लार्ज लूप हेल्ड बाय प्रोटीन, ये बात हमारी सारी हो चुकी है। In eukaryote, this organization is much more complex. There is a set of positively charged, बहुत ही शानदार पॉइंट, positively charged basic proteins called histone proteins। तो histone protein कैसे प्रोटीन आप बोलेंगे? positively charged basic protein। पॉजिटिव चार्ज आया साइड चेन के ऊपर, चार्ज की वजह से बेसिक इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि लाइसिन एंड आर्जिनिन आर बेसिक अमाइनो एसिड। अ प्रोटीन एक्वायर्स चार्ज डिपेंडिंग अपॉन द अबंडेंस ऑफ द अमाइनो एसिड रेसिड्यू विद चार्ज साइड चेन। हिस्टोन्स आर रिच इन बेसिक अमाइनो एसिड, बहुत दफ़ा पूछा गया उनका नाम, क्या नाम है उन बेसिक अमाइनो एसिड का? आप बोलेंगे लाइसिन एंड आर्जिनिन। लाइसिन एंड आर्जिनिन वाले जो प्रोटीन होते हैं उनका नाम है हिस्टोन प्रोटीन्स। Both the amino acids residue carry positive charge in their side chain. Histones are organized to form a unit of 8 molecules called histone octamer। वो जो गोला था वो कहलाता है हिस्टोन ऑक्टामर। कितने इसके अंदर हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं? टोटल 8। The negatively charged DNA is wrapped around the positively charged histone octamer to form a structure called nucleosome। DNA और हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर जो स्ट्रक्चर बना गोला उसे बोला था न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम, अ टिपिकल न्यूक्लियोसोम कंटेन 200 बेस पेयर। ये सवाल कंपटीशन कई बार आ चुका है। एक न्यूक्लियोसोम पर जो डीएनए लिपटा रहता है उस पर 200 बेस पेयर होते हैं। न्यूक्लियोसोम कंस्टिट्यूट द रिपीटिंग यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर इन न्यूक्लियस कॉल्ड क्रोमैटिन। और फिर इसके मॉडिफिकेशन से जो अगला स्ट्रक्चर बनता है वो क्रोमैटिन, पहले बनता है सोलेनॉइड फिर क्रोमैटिन। एनसीईआरटी डायरेक्ट क्रोमैटिन का है, तो आप थोड़ा ध्यान रखेंगे कि न्यूक्लियोसोम से अगर आपसे पूछा जाता है कि अगला कंडेंस स्ट्रक्चर क्या बनता है तो आपको क्रोमैटिन पर ही बोलना है। Nucleosome constitute the repeating unit of a structure in nucleus called the chromatin, thread-like strained colored body seen in the nucleus. The nucleosomes in chromatin are seen as beads on a string structure। यहाँ पर ये बताना ये चाह रहे हैं आपको कि न्यूक्लियोसोम आपस में जब जुड़ जाते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर भी एनसीईआरटी में दिखाया है, तो आपको कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर नजर आएगा। इस स्ट्रक्चर के अंदर ये समझाना चाह रहे हैं आपको कि जो न्यूक्लियोसोम है मतलब ये ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, आपको बीच बीच में इसमें इस तरीके से छोटी छोटी बीड्स ही नज़र आ जाएंगी। वो ये बताना चाह रहे हैं कि जो बीड्स नज़र आ रही हैं असल में न्यूक्लियोसोम है, और ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ये क्रोमैटिन फाइबर्स हैं। तो इनका कहना यह है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में न्यूक्लियोसोम को अगर हम देखेंगे तो वो बीड्स और स्ट्रिंग स्ट्रक्चर में नज़र आते हैं कि एक धागे के ऊपर गांठें सी लगा रखी हैं। ये लाइन वो पूछ चुका है कि द न्यूक्लियोसोम्स in a chromatin are seen as beads on a string structure when viewed under the electron microscope. Theoretically, how many such beads
ये न्यूक्लियोसोम्स डू यू इमेजिन आर प्रेजेंट इन मैमेलियन सेल, वो आपसे पूछना चाह रहा है कि क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मैमेलियन सेल के अंदर कितने बीट्स या न्यूक्लियोसोम होते होंगे। तो आपको ये बात मालूम है कि डिप्लॉयड डीएनए कंटेंट कितना रहता है 6.6 इंटू 10⁹ बेस पेयर, सही है। और आपको ये बात भी मालूम है कि एक न्यूक्लियोसोम में कितना डीएनए होता है, तो आप बोलेंगे इसमें आ जाते हैं 200 बेस पेयर, ठीक है। तो इन 2 जीरो से इसकी पावर कम हो जाएगी, हो जाएगा 7, इसको काट देंगे 2 3 या 6, 2 3 या 6, यानी रफली एक हम ये बात कह सकते हैं कि कितने न्यूक्लियोसोम होंगे 3.3 इंटू 10⁻7 न्यूक्लियोसोम्स होते हैं एक डिप्लॉयड सेल के अंदर। यानी आपने डिप्लॉयड डीएनए कंटेंट को एक न्यूक्लियोसोम पर जितना डीएनए होता है उससे आपने डिवाइड कर दिया, ठीक है। द बीड्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर इन क्रोमैटिन इज पैक्ड टू फॉर्म क्रोमैटिन फाइबर्स। ये बता रहे हैं कि जो बीड्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर है क्रोमैटिन वो और मॉडिफाई हुआ, कन्वर्ट हुआ फिर क्रोमैटिन फाइबर्स के अंदर, क्रोमैटिन कन्वर्ट हुआ फिर क्रोमैटिन फाइबर्स के अंदर, क्रोमैटिन कन्वर्ट हुआ फिर क्रोमैटिन फाइबर्स के अंदर, दैट आर फर्दर क्वाइल्ड एंड कंडेंस्ड एट द मेटाफेज स्टेज, जो आगे जाके मेटाफेज स्टेज पर और ज़्यादा कंडेंस्ड हुआ और कन्वर्ट हुआ क्रोमोसोम में। जबकि होता यह है कि पहले क्रोमैटिड बनेंगे फिर 2 क्रोमैटिड से मिलकर बनता है क्रोमोसोम। एनसीईआरटी ने सीक्वेंस रखा है कि पहले न्यूक्लियोसोम बना, डीएनए और पॉजिटिव चार्ज प्रोटीन हिस्टोन प्रोटीन, न्यूक्लियोसोम बना, न्यूक्लियोसोम से फिर बना क्रोमैटिन, क्रोमैटिन से फिर बना क्रोमैटिन फाइबर, क्रोमैटिन फाइबर से फिर बना डायरेक्ट क्रोमोसोम। द पैकेजिंग ऑफ द क्रोमैटिन एट हायर लेवल रिक्वायर्स एडिशनल सेट ऑफ प्रोटीन, यानी क्रोमैटिड लेवल पर कुछ और दूसरे प्रोटीन की जरूरत पड़ती है जिन्हें बोला जाता है नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स। नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स इन अ टिपिकल न्यूक्लियस सम रीजन ऑफ द क्रोमैटिन आर लूजली पैक्ड एंड स्टेन्स लाइट। एक टिपिकल न्यूक्लियस में आप देखेंगे कि क्रोमैटिन जो है उसके ऊपर कुछ पोर्शन बहुत लूजली पैक्ड होता है और वो बहुत हल्के कलर में नज़र आता है और उसको बोला जाता है यू क्रोमैटिन। और वो क्रोमैटिन जो कि डेंसली पैक्ड होता है और वो स्टेन डार्क इसलिए कि स्टेन अंदर तक जा ही नहीं पाया, वो कहलाता है हेट्रोक्रोमैटिन। यू क्रोमैटिन ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव है, यानी इस पोर्शन से डीएनए आरएनए बन जाता है, और हेट्रोक्रोमैटिन ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव है। मैं एक बार डायग्राम से आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि ये क्रोमैटिन से बना हुआ क्रोमोसोम है, तो ये जो सेंट्रोमियर प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन और ये आगे जो ये सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन है, यहाँ वाला जो डीएनए है इस वाले डीएनए को बोला जाता है हेट्रोक्रोमैटिन, हेट्रोक्रोमैटिन। और ये वाला जो डीएनए है इस रीजन वाले डीएनए को बोला जाता है यूक्रोमैटिन, यूक्रोमैटिन। इस पोर्शन में बहुत ही टाइटली पैक्ड डीएनए होता है, तो हेट्रोक्रोमैटिन वाले पोर्शन पे अगर आप स्टेन डालेंगे तो एब्जॉर्ब ही नहीं होगा, इसे चमकता हुआ नजर नहीं आएगा। तो इसलिए एनसीईआरटी लिखती है इट स्टेन्स डार्क, इट स्टेन्स डार्क। और क्योंकि बहुत टाइटली पैक्ड इस पोर्शन डीएनए सारे नहीं बनेगा, इसलिए हेट्रोक्रोमैटिन इज ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव, ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव। तो ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव कौन सा पोर्शन हुआ, आप बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव हुआ पोर्शन सेंट्रोमियर वाला, यानी कि प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन वाला और सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन वाला। तो प्राइमरी और सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन वाला जो क्रोमैटिन है वो कहलाएगा ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव हेट्रोक्रोमैटिन। वो क्रोमैटिन जो कि इस जगह पर मौजूद है वो यूक्रोमैटिन कहलाता है। ये लूजली पैक्ड होता है, ये लूजली पैक्ड होता है, तो यहाँ पर अगर आप स्टेन अप्लाई करेंगे तो एब्जॉर्ब होगा, इससे वो चमकता भी नजर आएगा, इसलिए इट स्टेन्स लाइट आप कह सकते हैं। क्योंकि लूजली पैक्ड इस पोर्शन में डीएनए से आरएनए बन सकता है, इसलिए इसे कहा जाएगा कि ये ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव है, ये ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव है, यानी कि इस पोर्शन में डीएनए से आरएनए बन जाएगा। अगर डीएनए से आरएनए बन जाएगा तो उस वाले रीजन को बोला जाता है ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव, और अगर डीएनए से आरएनए नहीं बनेगा क्योंकि बहुत टाइटली पैक्ड है, वो खुल ही नहीं डीएनए, तो उसे बोला जाएगा ट्रांसक्रिप्शन इनएक्टिव। आई होप कि आपको एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज समझ में आ रही होगी। जल्द ही अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।